चलिए तो आज हम हिंदी साहित्य विकास की अविरल धारा, वैदिक ध्वनियों से लेकर वैश्विक डिजिटल चेतना तक की साहित्यिक यात्रा के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा है कि हम सभी ने पढ़ा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो बहुत ही एक बड़ा कंसेप्ट है, जिसे आज हम इन शॉर्टली पढ़ेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड नज़रिए से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। एक भाषा अनेक स्वरूप विकास का निरंतर प्रवाह। हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से आरंभ होता है। यह कहना ही ठीक होगा कि वैदिक काल भाषा ही हिंदी है। यहाँ कब से हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ बताया गया है? वैदिक काल से उसका आरंभ होता है, मतलब उसका शुरुआत होता है। ये कहना ठीक होगा कि वैदिक भाषा ही हिंदी है, और ये कह सकते हैं हम कि वैदिक भाषा ही हिंदी है। युग युग में इसका नाम परिवर्तन होता रहा, मतलब इसके नाम में जो है बदलाव आता रहा। कभी संस्कृत वैदिक, कभी संस्कृत, और कभी प्राकृतिक, कभी अपभ्रंश, और अब हिंदी। भाषा और लिपि का उद्विकास मीन्स उद्भव और विकास 650 ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी तक। 650 ईसा पूर्व में वैदिक संस्कृत, 400 ईसा पूर्व में पाणिनि की काव्य संस्कृत, 500 ईसा पूर्व में प्राकृतिक बौद्ध तथा जैन धर्म की पूर्व भाषा, और 550 ईस्वी में अपभ्रंश वल्लभी दर्शन में प्रयोग हुआ। इसका कालिदास द्वारा विक्रम और वैश्यम में आरंभिक प्रयोग हुआ है। किसका? अपभ्रंश का। और प्राकृतिक का प्रयोग किसने किया यहाँ पे? बौद्ध तथा जैन धर्म की पूर्वी भाषा। बौद्ध तथा जो जैन धर्म थे उन लोगों की पहले की भाषा है, ठीक है, जो 500 ईसा पूर्व में प्रयोग की गई। पाणिनि की संस्कृत काव्य संस्कृत जो है उनमें मानवीकरण किया गया 400 ईस्वी पूर्व में। ओके, चलिए अब दूसरा देखते हैं हम। 550 ईस्वी में अपभ्रंश में वल्लभी दर्शन में इसका प्रयोग हुआ है। कालिदास द्वारा विक्रम उर्वशीयम में भी इसका आरंभिक प्रयोग, शुरुआती दौर में इसका प्रयोग हुआ है। और 1100 ईस्वी पुरानी आधुनिक स्वरूप का आरंभ हुआ है यहाँ पे। वैदिक संस्कृत मूल स्रोत है इसका। 5वीं सदी ईसा पूर्व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। फिर 320 में गुप्त लिपि, और 6ठी सदी में सिद्धमातृक लिपि न्यूनकोणीय लिपि का प्रयोग हुआ है। इतिहास लेखन की नींव, प्रवाह को दिशा देने वाले स्तंभ। इतिहास लेखन में बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से प्रयास किया है और अपने अपने हिसाब से इसका नामकरण वगैरह दिया है। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे विद्वान गार्सा दत्तासी, फ्रेंच विद्वान। जिनका पहले नाम आता है वो बहुत बड़ी बात है कि वो भारतीय नहीं है, वो क्या है? फ्रेंच विद्वान है। इनका ग्रंथ 1839 में आया, जिसका नाम इस्तेवार द ला लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी। योगदान, इनका योगदान क्या है? हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। विदेशी दृष्टिकोण से पहली रूपरेखा इन्होंने तैयार की। अब आता है विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम इनके बाद। वर्ष 1888, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनका योगदान है काल विभाजन का प्रथम स्पष्ट और प्रामाणिक प्रयास इन्होंने किया है। सबसे पहले कि काल विभाजन कैसे करें, ठीक है, और उसका प्रथम स्पष्ट और प्रामाणिक प्रयास इन्होंने किया है। कई बार गार्सा दत्तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन में कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ नहीं होगा, और इनकी राइटिंग्स में भी कन्फ्यूज़न होता है। इन्होंने जो लिखा है इस्तेवाद दलाल लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी और मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इस्तेवार दलाल लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी को हमें याद रखना है कि ये गार्सा दत्तासी का है। जिसमें मॉडर्न की बात आए तो ग्रियर्सन की बात आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने गार्सा दत्तासी के बाद ही प्रयास किया है या लिखा है जो भी कुछ। विद्वान आचार्य अवरामचंद्र शुक्ल की बात आती है। वर्ष 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा है, जिसको सभी ने मान्यता दी और बहुत ही प्रसिद्ध भी है। योगदान प्रवृत्तियों के आधार पर वैज्ञानिक और सर्वमान काल विभाजन। अब इनका योगदान क्या? इन्होंने प्रवृत्तियों के आधार पर वैज्ञानिक और सर्वमान काल का विभाजन इन्होंने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने। विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका ग्रंथ 1940 में आया, हिंदी साहित्य की भूमिका। कई बार परीक्षाओं में ये सारे तथ्य पूछ दिए जाते हैं कि किसकी है हिंदी साहित्य की भूमिका, किसकी रचना है, कब आई, ये सारे प्रश्न बनते हैं। योगदान, परंपरा और लोक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में इतिहास का पुनर्मूल्यांकन इन्होंने किया है। किसके परिप्रेक्ष्य में? तो परंपरा और लोक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। साहित्य के 4 स्तंभ एक तुलनात्मक दृष्टि से। तो यहाँ हम देख लेते हैं पहले तो उसको जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको कितने कालों में विभाजित किया गया, आपके सामने दिख रहा है। 1, 2, 3, 4 कालों में। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल।
आदिकाल जो है इसे वीर गाथा काल भी कहा गया। भक्ति काल जो है हमारा पूर्व मध्य काल है, और रीति काल भक्ति काल के बाद का काल है उत्तर मध्य काल, और सबसे अंत में जो आता है हमारा आज का आधुनिक काल या गद्य काल भी जिसे हम कह सकते हैं, कहानी काल। कालक्रम दिया है यहाँ पे, मुख्य रस विषय दिया है, प्रमुख भाषा दिया है, सामाजिक पृष्ठभूमि, प्रतिनिधि, कवि और लेखक उनके दिए गए हैं। तो चलिए कालक्रम किसका, आदिकाल का कालक्रम कब से है, 1050 से 1375 ईस्वी। ठीक है। इसमें मुख्य रस जो थे शौर्य पराक्रम और श्रृंगार रस की बात हुई थी। ठीक है। शौर्य पराक्रम वीर रस से भी रिलेटेड है आपका। प्रमुख भाषा कौन सी थी यहाँ पे आदिकाल में, डिंगल, पिंगल और अभ्रंश का प्रयोग किया गया था। सामाजिक पृष्ठभूमि यहाँ पे विदेशी आक्रमण, छोटे राजपूत राज्यों का संघर्ष यहाँ पे हुआ करता था, और इसके प्रतिनिधि कवि चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो वगैरह थे। चलिए अब भक्ति काल की बात करें तो 1375 से भक्ति काल की शुरुआत होती है, जो 17 ईस्वी तक रहती है, जिसमें निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या किया गया कि लोक जागरण का काम किया। कवियों ने लोगों को जगाने का काम किया, जागरूक करने का काम किया। सदुक्कड़ी, अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग इस काल में हुआ था। धार्मिक अस्त व्यस्तता, रूढ़ियों से मोह भंग, और धार्मिक अस्त व्यवस्थता उस समय थी, और जो रूढ़िवादी चीजें हैं उसका मोह भंग करने का काम जो चालू था। एक अंधविश्वास, एक रूढ़िवादिता इंसान के अंदर आ जाती है, उसको खत्म करने का प्रयास कहीं ना कहीं उस काल में, भक्ति काल में चालू था। तो उस काल के जो मुख्य कवि थे, कबीर, तुलसी, सूरदास, जायसी थे। 1700 से 1900 आता है हमारा रीति काल, या हम कह सकते हैं उत्तर मध्य काल। मानसल, श्रृंगार कला, विलास तथा उक्ति वैचित्र्य, परिष्कृत व्रज भाषा, दरबारी संस्कृत, राजाश्रय, केशव दास चिंतामणि। तो इसका मुख्य रस क्या था, श्रृंगार रस, कला विलास का, उक्ति वैचित्र का, और इसकी भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा थी। और इसमें सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी दरबारी संस्कृत था, राज्य आश्रय था, दरबार में कवि रहा करते थे, राजा लोग के आश्रय में, ये सब चीज़ें रीतिकाल में जो है वो होती थी। और इनके जो प्रमुख कवि रीतिकाल के केशव दास और चिंतामणि। अब आता है हमारा अंत में आधुनिक काल, गद्य काल, 1900 ईस्वी से वर्तमान तक, आज तक। इसमें क्या हुआ, मुख्य रस इसमें गद्य का उदय, कहानी का उदय, राष्ट्रीयता, यथार्थवाद, और इसमें जो भाषा है प्रमुख वो खड़ी बोली थी। सामाजिक पृष्ठभूमि इसकी यूरोपीय संपर्क, स्वाधीनता संग्राम, मुद्रण यंत्र, इन सब के बारे में चर्चा हुआ करती थी। भारतेंदु और इसके प्रमुख कवि हैं भारतेंदु, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद वगैरह। चलिए नेक्स्ट। अब आता है हमारा आदिकाल 1050 से 1375, शौर्य और संघर्ष की गाथा। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ था ये हम इस माइंड मैप में देख सकते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों से निरंतर युद्ध हुआ करते थे। छोटे राजपूतों राज्यों का पारंपरिक संघर्ष हुआ करता था। धार्मिक क्षेत्र में अस्त व्यस्तता, सिद्ध और नागपंथ की जो है उस समय जो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक संक्रांति टाइप की चली हुई थी। चारणों और भाटों का राज प्रशस्ति मूलक आश्रय, वीर गति, वीर गीत, विसल देवरासो, आल्हा, ये सब उस समय के जो वीर गीत हुआ करते थे। प्रबंध काव्य लिखे गए थे कौन कौन से, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, कुमार रासो। विविधता के आधार पर मैथिल, कोकिल, विद्यापति, मानवीय सौंदर्य और प्रेम, अमीर खुसरो खड़ी बोली की पहेलियाँ और मुकरिया के लिए फेमस थे। और विद्यापति किसके लिए, मानवीय सौंदर्य और प्रेम के लिए जो थे वो फेमस थे। नेक्स्ट आता है भक्ति काल, 1375 से 1700 ईस्वी। लोक जागरण का स्वर्ण युग कहा गया। स्वर्ण युग किसको कहा गया, सभी प्रश्न बनता है, तो किस काल को कहा गया, तो भक्ति काल को। भक्ति आंदोलन का वृक्ष, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रतिनिधि कवि कौन थे, इसके कबीर थे। इन्होंने समाज सुधार के काम की, क्षमता का उद्घोष किया इन्होंने। अन्य रैदास, दादू वगैरह ने भी ज्ञानाश्रय शाखा में जो है अपना योगदान दिया। प्रेमाश्रय शाखा आता है उसके बाद। इसमें सूफी कबीर थे। सूफी में कौन कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी प्रतिनिधि थे इसके। इन्होंने पद्मावत की रचना की, उसमें मार्मिक प्रेम व्यंजना इन्होंने किया है। ठीक है। और ये किस धारा से रिलेटेड थे, तो ये लोग निर्गुण धारा से। कौन कौन, ज्ञानाश्रय शाखा के और प्रेमाश्रय शाखा के कवि। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि जो थे वो कौन कौन थे, कबीर, रैदास, दादू।
और प्रेमाश्रयी के हो गए हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अब सगुण सगुण धारा की बात करते हैं हम। इसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आती है। राम भक्ति शाखा में ये रामानंद से प्रभावित है। इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो स्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनकी रचना रामचरितमानस है। और कृष्ण भक्ति शाखा, इसमें वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को फॉलो किया जाता है। इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास है। लीला पुरुषोत्तम कृष्ण का मधुर स्वरूप इसमें देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक। कला विलास और दरबारी संस्कृति, प्रत्येक तत्व इसमें क्या, संस्कृत साहित्य शास्त्र का प्रभाव, राजाओं और रईसों का आश्रय, बौद्धिक आनंद और उक्ति व्यचित की प्रधानता इस काल में हुआ करती थी। ये प्रेरक तत्व थे। साहित्यिक परिणति क्या थी, काव्य रीति, रस, अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों का निर्माण इनमें हुआ करता था। विषय मुख्यतः मानसल श्रृंगार और जीवन के रमणीय पक्षों की कलात्मक व्यंजना थी। मुक्तक शैली की प्रधानता थी। आचार्य केशव दास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का रीति काव्य के आरंभकर्ता, जिन्होंने संस्कृत के शास्त्रीय अनुशासन को हिंदी में प्रवृत्त किया। तो इनकी रचना यहाँ पे दे दिया गया, केशव दास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, और इनको रीति काव्य के आरंभकर्ता भी माना गया है। युगांतर रीति से आधुनिक की ओर, रीति काल का संकुचित क्षेत्र, ब्रज भाषा का एकाधिकार, राजाश्रय, काव्य प्रधान, आधुनिक काल का विस्तार, खड़ी बोली का उदय हुआ, जनमानस और समाज में सुधार आया, गद्य साहित्य में निबंध, कहानी, नाटक का प्रादुर्भाव हुआ, यूरोपीय संस्कृत से संपर्क, मुद्रण यंत्र, प्रिंटिंग प्रेस का काम आरंभ हुआ, ईसाई पद प्रचारक और नवीन संस्थाएं जो हैं वो शुरू की गई। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी, नव जागरण और गद्य का उदय। आज का काल जो है ये 19वीं शताब्दी से हमारा शुरू है। गद्य की नींव, उदन मार्तंड, कलकत्ते से हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1826 में, जिसका नाम था उदन मार्तंड। ये परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं कि इसका प्रकाशन कब हुआ, कहाँ से हुआ वगैरह। संस्थान फोर्ट विलियम कॉलेज, किस संस्थान से हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से लल्लूलाल सदल मिश्र द्वारा खड़ी बोली गद्य की स्थापना की गई। नवीन विधाओं का उदय, उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, यथार्थवादी दृष्टि से, और देवकी नंदन खत्री का तिलस्मी चंद्रकांत था। नाटक भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र के सामाजिक प्रहसन, युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र, साहित्य का समकालीन जीवन से घनिष्ठ संबंध स्थापित किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। देशभक्ति, समाज सुधार और राजनीतिक व्यंग को साहित्य का इन्होंने विषय बनाया। इनके साहित्य के जो मेन विषय थे, पहला तो देशभक्ति था, तो उसके बाद देश सुधरेगा तो समाज भी सुधरेगा, और समाज के बाद राजनीति के ऊपर इनका करारा व्यंग था। चलिए अब बात करते हैं 20वीं शताब्दी की। विचार विमर्श और विधाओं का चरम उत्कर्ष था, सभी अपने चरम सीमा पे थे। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। खड़ी बोली का नियम, प्रिय प्रवास, साकेत, छायावाद का व्यक्तिक संवेग इसमें देखने को मिलता है। प्रकृति सौंदर्य, प्रगीतात्मकता, जयशंकर प्रसाद निराला, पंत महादेवी, ये चारों जो है स्तंभ ये छायावाद से रिलेटेड हैं। प्रगतिवाद 1940 प्लस, 40 के बाद 41, 42, 43। प्रगतिवाद 1940 प्लस यहाँ पे दिया है। मार्क्सवाद से प्रेरित है प्रगतिवाद, वर्ग संघर्ष और यथार्थवाद पर आधारित है। इसमें यशपाल हो गए, नागार्जुन हो गए। प्रयोगवाद आता है 1943 से, मनोविश्लेषण शास्त्र से प्रभावित शिल्प के नए प्रयोग, जिससे रिलेटेड कवि हैं हमारे अगे। चलिए द्विवेदी युग के अब हम देखते हैं 1900 से लेके यहाँ पे 1950 प्लस तक का जो है ग्राफ दिया हुआ है। द्विवेदी युग में कथा साहित्य, मुंशी प्रेमचंद जीते जागते चरित्र और यथार्थपरक चरित्र पे समालोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूक्ष्म भावस्थियों का मार्मिक उद्घाटन, नाटक है जयशंकर प्रसाद द्वारा रोमांटिक ऐतिहासिक नाटक, नाटकीय संघर्ष वगैरह लिखे गए हैं। निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र वगैरह ने निबंध लिखे हैं। राजभाषा से विश्व भाषा तक, हिंदी का वैश्विक और डिजिटल पदचाप, 2020 एवं आगे डिजिटल चेतना, ब्लॉगिंग, डिजिटल पत्रिकाएं और मल्टीमीडिया के माध्यम से हिंदी का वैश्विक स्तर। 1950 हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्थापित। 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया? 1975 में। 1993 में मॉरिशस में चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व हिंदी सचिवालय की
1997 में वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को जो है स्टार्ट किया गया। अभ्रंश के छोटे से स्रोत से निकली यह धारा आज एक वैश्विक महासागर बन चुकी है। तो आई होप आपके लिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमें बताइए कि और आपको किस टॉपिक पे किस पोएट पे वगैरह पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग।